अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में। इससे पहले हमने फाइलम कॉर्डेटा की दो क्लासेस को डिस्कस किया था, क्लास स्पाइसीज एंड क्लास एम्फीबिया। आज हम डिटेल में क्लास रेप्टिलिया, जोलॉजी, बी, मिलर एंड हार्ले को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो रेप्टाइल्स हैं दे आर द फर्स्ट लैंड सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशन टेक्स प्लेस फ्रॉम एम्फीबिया। ठीक है। और जो रेप्टाइल्स हैं इनके 10,000 डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हैं। डियर स्टूडेंट, जो एम्फीबिया के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एम्फीबियंस आर आल्सो लैंड ऑर्गेनिजम्स बट दे आर नॉट सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं वो रिप्रोडक्शन भी अपने वाटर के बगैर कर सकते हैं, यानी कि दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन लैंड एज वेल। तो इसलिए हम इनको सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जैसे एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स थे, रेप्टाइल्स आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। इट मींस दे डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसा ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो एम्फीबिया भी क्या था, एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स थे और रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी मजीद बात करें तो ये सक्सेसफुल तो हैं, इसके साथ साथ इनके पास एक स्पेशल करेक्टर है जो कि पहली क्लासेस के पास नहीं था, एंड दिस इज एमनियोटिक एग। डियर स्टूडेंट, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी हम किसी हार्श इन्वायरमेंट में जाते हैं, लैंड की तरफ जाएंगे, तो वहां पर जो डेसिकेशन है उसका उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो डेसिकेशन से बचने के लिए, क्योंकि लैंड पे इन्होंने रिप्रोड्यूस भी करना है, तो ये एकदम से पानी से आए हैं, तो ये मतलब टोटली अडॉप्टेड नहीं है वाटर में, तो इसलिए इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं ताकि वो इस इन्वायरमेंट में खुद को सरवाइव कर सके। और उनमें से जो एक चेंज है वो है एमनियोटिक एग। इस एमनियोटिक एग में तीन लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एमनियन। ठीक है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये एम्ब्रियो है, ये डेवलपिंग फीटस है। ठीक है। अब बाहर वाली जो कवरिंग है वो एमनियन है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद है कोरियन, सॉरी, सबसे बाहर वाली कोरियन, कोरियन होती है। उसके बाद एमनियन है और उसके बाद एलेंटोस है। ठीक है। तो जो एमनियन है और कोरियन है, ये गैसियस एक्सचेंज में प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, और जो एलेंटोस है ये इसके वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से ये जो तीनों लेयर्स हैं ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि वो लैंड के इन्वायरमेंट में डेसिकेशन से उसको बचाया जा सके। And amphibians and the fish were an amniot, but the reptiles, birds, and mammals all are amniots. It means they have three layers: amnion, chorion, and allandos. इसके बाद ये जो एमनियोटिक एग है ये एक साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर है। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है साइनेपोमॉर्फी और सिम्प्लेसोमॉर्फी। ये जब हमने किंगडम एनिमिलिया को स्टार्ट किया था तो हमने कुछ जनरल टर्म्स को डिस्कस किया था। साइनेपोमॉर्फी का मतलब होता है ड्राइव्ड करेक्टर। इसका मतलब है पहले ये करेक्टर्स नहीं है तो ये खुद इन्होंने ड्राइव किया है अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से कि जो इनको सूट कर रहा है, जो इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से इनके लिए सही है, वही करेक्टर इन्होंने डेवलप किया है। तो ये साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर है, ड्राइव करेक्टर है जो कि पहले नहीं थे, अब इनमें डेवलप हुए हैं। दूसरी चीज ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडॉप्टिव रेडिएशन एमनियोड, जो अर्ली एमनियोड थे उनमें लेट कार्बोनिफेरस पीरियड और अर्ली पर्मियन पीरियड में इनकी एडॉप्टिव रेडिएशन स्टार्ट हुई थी। एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में है और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में खुद को अडॉप्ट कर लेता है, तो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसी को हम एडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अब इस एडॉप्टिव रेडिएशन के हिसाब से जो एम्फीबियंस, जो रेप्टाइल्स हैं वो उसको हमने तीन डिफरेंट स्टेजेस पे डिवाइड किया है, डिफरेंट क्लासेस पे डिवाइड किया है। एक है
एनॉप्सिड, दूसरा है डायोप्सिड और तीसरा है साइनॉप्सिड, साइनॉप्सिडा। इनॉप्सिडा, डायोप्सिडा और साइनॉप्सिडा। डियर स्टूडेंट, ए का मतलब होता है विदाउट, नेप्सिडा इसका मतलब है कि ये जो इनकी स्कल की बोन है, टेम्पोरल रीजन है, यहाँ से पीछे की तरफ कोई भी ओपनिंग नहीं है। अगर कोई भी ओपनिंग नहीं होगी तो इसको हम कहेंगे एनॉप्सिडा। ठीक है। उसके बाद है डायोप्सिडा। डायोप्सिडा का मतलब है टू, इसका मतलब है टेम्पोरल रीजन के बाद दो ओपनिंग्स हैं, तो इसको हम डायोप्सिडा कहेंगे। इसकी मजीद दो सब क्लासेस हैं, लेपिडोसोरिया और आर्कियोसोरिया। लेपिडोसोरिया में स्नेक्स और लिजर्ड्स आती हैं, जबकि आर्कियोसोरिया जो है इसमें डायनासोर्स आते हैं। और आर्कियोसोरिया रेप्टाइल्स की वो क्लास है जहां से बर्ड्स की एवोल्यूशन भी होती है। ठीक है। उसके बाद है साइनेप्सिडा। साइनेप्सिडा जो है इसमें एक ही ओपनिंग होती है, और साइनेप्सिडा एक ऐसी क्लास है जहां से मैमल्स की एवोल्यूशन होती है। क्योंकि जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रेप्टाइल से बर्ड्स भी एवॉल्व हुए और रेप्टाइल से मैमल्स भी एवॉल्व हुए। तो ये आर्कियोसोरियस जो है, ये आर्कियोसोरा, यहाँ से बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई, और साइनेप्सिडा जो है यहाँ से मैमल्स की एवोल्यूशन हुई। जनरल कैरेक्टर की बात करें, दीज आर क्रीपिंग एंड बरोइंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विद स्केल्स ऑन देयर बॉडी। क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, एंड जैसा भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वैसा ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी ये चेंज कर लेते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, रफ होती है। सम टाइम इसके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं और सम टाइम इनके पास ग्लैंड नहीं होते। इनकी बॉडी को हेड में, ट्रंक में, टेल में और नेक में डिवाइड किया गया है। सम टाइम क्या होता है कि इसके कुछ मेंबर्स अपनी स्किन को शेड ऑफ करते रहते हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूनिक करेक्टर है क्लास रेप्टिलिया का। डियर स्टूडेंट, स्किन को शेड ऑफ करने का मतलब ये होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक डाइसिस। और एक डाइसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स के पास है, और एक इनवर्टिब्रेट की क्लास है उनके पास है, आर्थ्रोपोडा। इसके अलावा एक डाइसिस किसी में या मोल्टिंग किसी में नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि इनके पास हार्ड स्केलेटन है बॉडी के बाहर। देखो यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये बॉडी के बाहर एक हार्ड कवरिंग है। एक्चुअली इस कवरिंग का पर्पस ये होता है कि जो, क्योंकि ये पानी से आए हैं तो इनको वाटर लॉस का बहुत ज्यादा खदशा होता है, तो ये पानी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने की, मैक्सिमम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी की कवरिंग को बहुत ज्यादा हार्ड किया है। तो जितनी ज्यादा हार्ड कवरिंग होगी इनकी बॉडी का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी के साइज को भी इंक्रीज करना है। ठीक है। तो बॉडी के साइज को इंक्रीज करने के लिए इनको अपनी स्किन को शेड ऑफ करना पड़ेगा। जब ये अपनी स्किन को शेड ऑफ करेंगे उसके बाद अपनी बॉडी के साइज को ग्रो करते हैं, और उसके बाद दोबारा से अपनी स्किन को वापस बना लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम एक डायसिस या मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है। अब इनका जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड होता है, और एक एक्सेप्शन है वो है क्रोकोडाइल, उसमें जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हम दोबारा से इसको डिस्कस भी करेंगे। दूसरा ये कि इसके पास चार डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर टेस्टोडीनिया, और इस टेस्टोडीनिया के अंदर टर्टल्स फॉल करते हैं जिसको आप कछुआ भी कहते हो। उसके बाद ऑर्डर रिंकोसेफेलिया है जिसमें टोटेरा, और टोटेरा इज द ओनली लिविंग स्पीशी ऑफ दिस ऑर्डर। और स्फिनोडन पंक्टाटा इसका नाम है साइंटिफिक। और ये स्क्रीन पे जो आपको ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, दिस इज टोटेरा। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन पीपीएससी एंड एफपीएससी एग्जाम। एक्चुअली ज्यादातर इसको इसके साइंटिफिक नेम से लिया जाता है कि ये स्पिनोडन पंक्टाटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, और ये टोटारा जो है उसका साइंटिफिक नेम है। तीसरा ऑर्डर है ऑर्डर सक्वामेटा, इसमें लिजर्ड्स आती हैं और इसमें स्नेक आती हैं। एंड दिस ऑर्डर इज अ वेरी डाइवर्स ऑर्डर, और इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट मेंबर्स हैं और सब ऑर्डर्स भी हैं, और इन सब ऑर्डर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये इसमें लिजर्ड्स हैं और स्नेक्स हैं, और इसके बाद ऑर्डर क्रोकोडीलिया जिसमें क्रोकोडाइल हैं, एलिगेटर्स हैं, गेवियल्स हैं, केमान्स हैं। ठीक है। इसके बाद हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं।
डियर स्टूडेंट, ऑर्डर टेस्टोडीनिया के अंदर टर्टल्स आते हैं। ऑर्डर टेस्टोडीनिया का दूसरा नाम है चिलोनिया। टीथ इसमें एब्सेंट होते हैं। अब जो टीथ हैं वो उनको रिप्लेस किया जाता है एक बीक के साथ, और ये बीक हॉर्नी होती है और कैरेटिनाइज्ड होती है। ठीक है, यानी कि इसमें कैरेटिन होती है, कैरेटिन प्रोटीन होती है जिसको हार्ड करके रखती है, टफ होती है ये। अब इनकी बॉडी शॉर्ट होती है लेकिन ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। अब इनके पास शेल भी प्रेजेंट है, और शेल की दो कवरिंग्स होती हैं। एक है कैरापस और दूसरी है प्लेस्ट्रॉन। कैरापस होती है उसकी एक्सटर्नल कवरिंग, डोर्सल वाली साइड को कैरापस कहते हैं, और जो वेंट्रल साइड है उसको हम प्लेस्ट्रॉन कहते हैं। इस ऑर्डर के अंदर 225 स्पीशीज आती हैं। और इनके जो लिम्स हैं, जो टांगे हैं, वो आर्टिकुलेटेड होती हैं रिब्स के साथ। आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है वो उसके अंदर बिल्कुल मिंगल्ड होती हैं रिब्स के साथ। तो इस क्लास में इस ऑर्डर में जो आपको मेजरली चीज याद करने वाली है वो एक तो कैरापस आपको पता होना चाहिए, दूसरा आपको प्लेस्ट्रॉन का पता होना चाहिए, और टेस्टोडीनिया का दूसरा नेम क्या है, और इसमें टोटल कितनी स्पीशीज आती हैं। 225 स्पीशीज इसमें फॉल करती हैं। अब जो इसकी रिप्रोडक्शन और लाइफ स्पैन है, इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा लंबा होता है, यानी कि कुछ टर्टल्स ऐसे होते हैं जो 14 ईयर तक सरवाइव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 100 ईयर तक भी सरवाइव कर सकते हैं। अब जो इनकी सेक्सुअल मिच्योरिटी है, यानी कि जब ये मिच्योर होते हैं तो इनकी एज तकरीबन 7 या 8 साल होती है। और ये ज्यादातर ओवीपेरस होते हैं, बल्कि सारे ही ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनकी डेवलपमेंट जो है वो बॉडी से बाहर होती है। एग ले करते हैं और बॉडी के बाहर इनकी डेवलपमेंट होती है। इनकी जो डेवलपमेंट का पीरियड है वो 4 वीक से लेके 1 साल तक होता है, और इनमें कोई पेरेंटल केयर नहीं होती, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने यंग वंस को केयर प्रोवाइड नहीं करते। आफ्टर हैचिंग अप देयर एग, दे जस्ट लीव दैट एग्स, और फिर उस लेग से जो टर्टल है वो खुद ही इमर्ज हो जाता है, और उनको कोई भी पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं की जाती। उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर है, ऑर्डर रिंकोसेफेला। इसमें जो स्क्रीन पे एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एंड दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू एंड दिस फाइलम इज सॉरी मेंबर इज टोटेरा, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ टोटेरा इज स्पिनोडेन punctata, एंड दिस इज द ओनली लिविंग स्पीशी ऑफ दिस ऑर्डर। और ये जो रेप्टाइल है, लिजर्ड लाइक रेप्टाइल है, और इसमें बहुत कम चेंज हुए जब से ये ऑब्जर्व किया गया है। मेसोजोइक पीरियड में इसको ऑब्जर्व किया गया था, और जब से इसको ऑब्जर्व किया गया है बहुत कम चेंज इस ऑर्गेनिज्म में आया। अब इसका एक डिस्टिंग्विश करेक्टर है, और वो ये है कि इसके पास अपर जॉ भी प्रेजेंट होता है और इसके साथ लोअर जॉ भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अपर जॉ है उसके पास 2 रोज होती हैं टीथ की, यानी कि ऊपर वाले जॉ के पास 2 टीथ की रोज होती हैं, और नीचे वाले जो जॉ है उसके पास टीथ की एक ही रो होती है, जबकि बाकी किसी भी मेंबर के पास ऐसा करेक्टर नहीं है। एंड दिस करेक्टर इज द डिस्टिंग्विश करेक्टर ऑफ दिस ऑर्डर, एंड these organisms are widely distributed in न्यूजीलैंड। ये आपको एक डिस्टिंग्विश करेक्टर का पता होना चाहिए, और दूसरा आपको इस मेंबर का पता होना चाहिए कि ये कौन सा मेंबर है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर सेक्वामेटा। ऑर्डर सेक्वामेटा जो है इसका स्पेशल करेक्टर है, इसमें स्कल्स प्रेजेंट हैं, इसमें जॉस प्रेजेंट हैं, और इसमें टेम्पोरल आर्क रिड्यूसर एब्सेंट होती है, जिसमें हमने एनॉप्सिडा पढ़ा है। एनॉप्सिडा के अंदर जो ऑर्डर आता है वो ऑर्डर सेक्वामेटा है। इसके जो मेंबर्स हैं वो लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, और वर्म लिजर्ड हैं। अब हमने कहा था कि ऑर्डर सेक्वामेटा इज अ डाइवर्स ऑर्डर, इट मींस इट हैव सम सब ऑर्डर्स, और इसका जो पहला सब ऑर्डर है इट इज सब ऑर्डर सॉरिया। और सब ऑर्डर सॉरिया के अंदर लिजर्ड्स आती हैं, जितनी भी टाइप की लिजर्ड्स हैं वो इस ही सब ऑर्डर के अंदर आती हैं, और 3300 इसकी स्पीशीज है। और इसमें जिकोस, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये इट इज जेकोस, और जेकोस एक्चुअली आप बहुत फेमिलियर हो इस ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि जेकोस जो ऑर्गेनिज्म है ये आपके घरों की छतों पे जो लिजर्ड होती है वो जेकोस है, जो स्मॉल इन साइज होती है। और जो एग्विना है ये भी एक लिजर्ड है, लेकिन इसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू जेकोस। तो दिस इज एग्विना।
उसके बाद है कैमिलियंस। कैमिलियंस जो है ये बी लिजर्ड है, ये आर्बोरियल होती है। और इसके बाद वेनमस लिजर्ड है। और वेनमस लिजर्ड जो है वो बहुत ज्यादा वेनमस नाम से पता चल रहा है। हिलोडर्मा जो है वो एक वेनमस लिजर्ड है। तो जितनी भी तरह की लिजर्ड्स हैं दे ऑल बिलोंग टू सब ऑर्डर सॉरिया। ठीक है। और कैमिलियन जो है इसको हम फ्लाइंग ड्रैगन भी कहते हैं, फ्लाइंग ड्रैगन भी इसका नाम है। और ये आर्बोरियल होती है, यानी कि ट्रीज के ऊपर या दरख्तों के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद है ये दिस इज द वेनमस लिजर्ड। उसके बाद है ऑर्डर सेक्वामेटा का जो सेकंड सब ऑर्डर है, सब ऑर्डर सर्पेंटेग्स। इसके अंदर जो स्पीशीज हैं वो 2300 स्पीशीज हैं। और इसके अंदर 23 और सब ऑर्डर सर्पेंटीज के अंदर सारे के सारे स्नेक्स आते हैं। ठीक है। और इस स्नेक की 2300 स्पीशीज हैं, और जिसमें से 300 ऐसे स्नेक्स हैं जो बहुत ज्यादा वेनमस हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जहरीले हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ द स्नेक्स आर वेनमस। और ये काफी दफा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है। तो 300 स्पीशीज जो है वो वेनमस है। इनके पास कोई आर्म नहीं होता, ना ही कोई लेग होती है। और स्नेक का सिंपल स्केलेटन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई इसका बाजू, कोई इसकी टांग नजर नहीं आ रही है। स्कल इसका कनेक्ट होता है बुरी पीछे वाली बैकबोन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। और जो इसकी रिब्स हैं वो पूरी बेस के अंदर रन कर रही होती हैं। दिस अलाउ द स्नेक टू बेंड एंड कर्ल इट्स बॉडी एज इट पुशेस अगेंस्ट द ग्राउंड टू मूव अलोंग। ठीक है। और इनके प्रेजेंस की वजह यही होती है कि स्नेक अपनी बॉडी को बेंड कर सके और ग्राउंड के ऊपर खुद को क्रॉल कर सके। अब तीसरा जो सब ऑर्डर है वो है एम्फिस्बेनिया। इसके अंदर वर्म लिजर्ड्स आती हैं, 13 इसकी स्पीशीज हैं। ये ज्यादातर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मिडल ईस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर ये लेगलेस होते हैं। और इनको हम वर्म लिजर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो शेप है वो वर्म्स की तरह की होती है। और इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक करेक्टर है, वो ये है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टीथ होता है। और ये टीथ अपर जाके मिडल साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो लास्ट ऑर्डर है ऑर्डर क्रोकोडिलिया। इसके अंदर 21 स्पीशीज हैं। और इसके अंदर डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स आती हैं जो कि आर्कियोसॉरस से ड्राइव हुए हैं। इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो ये है कि इनकी जो आईज हैं वो ट्राइंगुलर होती हैं। और इनके टीथ लिटरली कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है। और इनके पास स्नाउट होती है, एयर पैसेज वे होता है, और टेल भी प्रेजेंट होती है। अब हम इनके एक्सटर्नल ओवरऑल रेप्टाइल्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और इसकी लोकोमोशन को अगर हम डिस्कस करें तो डियर स्टूडेंट, रेप्टाइल की स्किन थिक होती है, ड्राई होती है और कैराटिनाइज्ड होती है। ठीक है। और जैसे कि फिश के बाद एम्फीबियंस और फिर रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन हुई तो इनके भी कुछ मेंबर्स के पास स्केल्स प्रेजेंट हैं। और ये स्केल जो है ये मॉडिफाइड हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। For example, the snakes have large belly scale. These scale provide contact with substrate during locomotion. ठीक है। रेप्टाइल्स की जो स्किन है वो लेस ग्लैंडुलर होती है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस। और इनकी स्किन है वो फिरोमोन्स को सिक्रीट करती है। Actually, pheromones are the chemicals which are released by the member of the same species to attract the member of same species. यानी कि एक ही स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो फिरोमोन्स को रिलीज करते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे यहाँ पे जब मेटिंग का टाइम आता है तो कुछ जो स्पीशीज हैं वो फेरोमोन्स को रिलीज करती हैं और उनको अट्रैक्ट करती हैं। कुछ जो फेरोमोन्स होते हैं वो अलार्मिंग भी होते हैं, प्रीडेटर से बचने का सिग्नल भी होते हैं, डिफेंस का सिग्नल भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस स्पीशी के ऊपर। ठीक है। तो इनके पास क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर एक्चुअली कलर्स होते हैं। ठीक है। तो ये अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं प्रीडेटर से बचने के लिए या फिर प्रे को कैप्चर करने के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक इम्पॉर्टेंट इनके करेक्टर को डिस्कस किया था, एक डाइसिस, यानी कि जिसमें वो अपनी स्किन को शेड ऑफ करते हैं। अब इनमें स्पोर्ट और मूवमेंट कैसे होती है? स्केलेटन ऑफ रेप्टाइल फिट द जनरल पैटर्न ऑफ वर्टिब्रेट्स। उसने कहा है कि जो रेप्टाइल है इनका स्केलेटन सेम ऐसे ही है जैसे कि एक वर्टिब्रेट का है।
ठीक है, यानी कि ह्यूमंस भी आप इसको कह सकते हो। इनके पास स्कल है, बोनी है, और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है। और वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि ह्यूमंस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही इनका वर्टिब्रल कॉलम भी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और रिब्स जो हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा इनके पास सेकेंडरी पैलेट होता है, जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, एंड दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेकेंडरी पैलेट जो है वो कहाँ से सबसे पहले इनकी एवोल्यूशन हुई थी। तो सेकेंडरी पैलेट के सबसे पहले जो एवोल्यूशन है वो क्लास रेप्टिलिया से हुई है। इनके पास सर्विकल वर्टिब्रे ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस। जब हम एम्फीबियन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि एम्फीबियंस के पास सिर्फ और सिर्फ एक सर्विकल वर्टिब्रे होती है, इसीलिए वो अपनी नेक को सिर्फ ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। जो ह्यूमंस भी अपनी नेक, अपनी हेड को मूव कर रहे हैं, वो हेड की वजह से मूव नहीं कर सकते, वो नेक की वजह से मूव करते हैं और सर्विकल वर्टिब्रे की वजह से मूव करते हैं। ये है सर्विकल वर्टिब्रे। अब एम्फीबियन की निस्बत जो रेप्टाइल्स हैं वो अपने हेड को ज्यादा मूव कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इनमें सर्विकल वर्टिब्रे का नंबर ज्यादा है, इसलिए ये मूवमेंट इनमें ज्यादा हो रही है। इनके जो फर्स्ट वर्टिब्रे है उसको हम एटलस और एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इनके पास रिब्स हैं, वो भी हाईली मॉडिफाइड होती हैं और वो मस्कुलर होती हैं, जो कि बेली स्केल्स के साथ कनेक्ट होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें ऑटोटोमी होता है। ऑटोटोमी का मतलब होता है कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे ये लीजर्ड है और इसका यहाँ पे प्रीडेटर आ गया। फॉर इंस्टेंस उसके प्रीडेटर ने इसकी इसकी जो टेल है उसको कैप्चर कर लिया, लेकिन अब ये खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, तो ये अपनी टेल को शेड ऑफ कर देगा, यानी कि अपनी टेल को काट देगा। तो ये प्रीडेटर से बच गया। अब इसको नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये प्रीडेटर से भी बच गई है, और दूसरा ये कि अपनी टेल को ही दोबारा से रीजनरेट भी कर सकती है। तो अपनी टेल को कट ऑफ कर देना टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रीडेटर फॉर एनी अदर पर्पस, तो इसको हम कहते हैं ये ऑटोटोमी है। इनकी लोकोमोशन कैसे होती है? ज्यादातर रेप्टाइल जो हैं वो वॉकिंग करते हैं, कुछ स्लाइड भी करते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स हैव लॉट ऑफ मोबिलिटी इन देयर नेक रीजन, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनमें नेक के रीजन में सर्विकल वर्टिब्रे का नंबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये मैक्सिमम अपनी बॉडी को, अपने नेक को मूव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इनकी जो रिब्स हैं वो क्लोजली एसोसिएट होती हैं लेग्स के साथ और बेली के साथ, और मसल कंसंट्रेशन भी हाई होती है यहाँ पर। In order to escape predators, some lizards can go through autotomy। ये भी हमने पहले डिस्कस किया कि अगर इन्होंने प्रीडेटर से बचना है तो ये अपनी टेल को क्या करते हैं, वो शेड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स वॉक ऑन देयर बैक इनटू टू लेग्स। अब उसने कहा है कि जो पहले वाले रेप्टाइल थे वो अपनी दो टांगों पे चलते थे और उसको हमने बाईपैडल कहते थे, लेकिन अब जो रेप्टाइल हैं वो अपनी फोर लेग्स पे वॉक करते हैं, और नी और एल्बो जॉइंट्स जो हैं वो उनको रोटेट करते हैं पोस्टीरियर साइड पे, यानी कि पीछे वाली साइड पे। अब अगर हम इनकी न्यूट्रिशन की बात करें, डियर स्टूडेंट, रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि एक स्नेक जो है वो एक फिश को खाने की कोशिश कर रहा है। ये जो स्नेक है ये अपने प्रीडेटर को अपनी बॉडी के साइज से बड़े वाले प्रीडेटर को भी कैप्चर कर सकता है। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि इनकी जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर वर्टिब्रे होती हैं और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। ये अपने जॉ को बहुत ज्यादा मूव करती हैं, पूरे के पूरे प्रे को अपनी बॉडी में लेके जाती हैं और फिर पूरे प्रे को कैप्चर करने के बाद उसकी बोन्स को बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। अब ऐसा भी होता है कि अगर सम टाइम ये बड़े प्रे को खा लें तो ये 1 वीक तक उसको डाइजेस्ट करती हैं, और 2 वीक तक इनको कुछ खाने की, या इवन कि 1 मंथ तक इनको कुछ खाने की जरूरत पेश नहीं आती है। अब इनकी अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, हमने डिस्कस किया था क्लास स्पाइसिस में कि दे हैव सिंगल सर्कुलेशन, जबकि एम्फीबिया में भी हमने इनकम्प्लीट सर्कुलेशन को डिस्कस किया था। और रेप्टाइल्स में डबल सर्कुलेशन तो है, आप कह नहीं सकते, कुछ रेप्टाइल्स में डबल सर्कुलेशन है, सिर्फ क्रोकोडाइल में, बाकी इनमें इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होती है। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली होता क्या है कि इनके पास दो एट्रियम है, एक ये एट्रियम है, दूसरा ये एट्रियम है। ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, लेकिन
रेप्टाइल्स में क्या होता है, ज्यादा ये क्रोकोडाइल का हार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ये दोनों वेंट्रिकल भी सेपरेटेड है और दोनों एट्रियम भी सेपरेटेड है, ठीक है। लेकिन जो बाकी रेप्टाइल्स हैं उनमें एट्रियम तो सेपरेट है, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो सेपरेट नहीं है, ठीक है। वेंट्रिकल में इनकम्प्लीट सेप्टा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। अब इनमें क्या होगा कि इसी सर्कुलेशन को हम इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कहेंगे। अब ये पूरा सर्कुलेशन का मैकेनिज्म हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले जो ब्लड है वो बॉडी से राइट एट्रियम के पास आता है, उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल के पास जाता है, फिर ये लंग्स के पास जाएगा गैसियस एक्सचेंज के लिए, फिर ये दोबारा से पल्मोनरी वेन के जरिए ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब वो रेप्टाइल जिनमें ये इनकम्प्लीट सेपरेशन है वेंट्रिकल की, वहां पर क्या होगा कि जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो जो मिक्स्ड ब्लड है वही बॉडी को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई किया जाता है, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को दिया जाता है ताकि वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो सके। अब इनमें दो तरह की सर्कुलेशन है, पल्मोनरी और दूसरी सिस्टेमिक। ये स्टूडेंट, अगर सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के दरमियान हो तो इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और अगर हार्ट और बॉडी के दरमियान हो तो इस सर्कुलेशन को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है गैसियस एक्सचेंज। रेप्टाइल्स के पास लंग्स हैं क्योंकि ये लैंड इन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पे हैं वो ब्रीदिंग करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं लंग्स के जरिए, ठीक है। जबकि रेप्टाइल जो एम्फीबियंस थे उनके पास बहुत ज्यादा वैरायटी थी, वो लंग्स के जरिए भी रेस्पायर कर रहे थे, वो गिल्स के जरिए भी कर रहे थे, वो स्किन के जरिए भी कर रहे थे, ठीक है। अब इनके पास कोई वोकल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। इनके जो लंग्स है वो स्पॉन्जी होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। स्किन के जरिए इनकी गैसियस एक्सचेंज नहीं होती है। इनके पास दो लंग्स होते हैं और स्नेक के पास सिर्फ और सिर्फ एक लंग प्रेजेंट होता है। एंड दीज फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। इसके बाद अगर हम इनके टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें, टेम्परेचर रेगुलेशन को हम थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इनको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जरूरत होती है। तो डिफरेंट रेप्टाइल्स हैं, डिफरेंट तरीके से अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। पाइकेलोथर्म्स भी एक टर्म है जिसको हम कोल्ड ब्लडेड ही कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, और जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वैसा ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी उस इन्वायरमेंट के हिसाब से कर लेते हैं। अब कुछ इक्वेटिक पाइकेलोथर्म्स हैं। थर्मोरेगुलेशन इन इक्वेटिक पाइकेलोथर्म इज सिंपल फिनोमिना। Heat exchange in aquatic animals are largely by conduction and convection. अब इससे कहा है जो इक्वेटिक पाइकेलोथर्म्स हैं, इक्वेटिक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए अपनी बॉडी की हीट को एक्सचेंज करते हैं और बॉडी की हीट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो टेरिस्ट्रियल पोकिलोथर्म्स हैं, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करते हैं। अब टेरिस्ट्रियल में ज्यादा टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस हैं, तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इवेपोरेशन और कंडक्शन के जरिए रेगुलेट करते हैं, हीट को गेन करते हैं रेडिएशन के जरिए, और सम टाइम ये मेटाबॉलिक हीट को भी इंक्रीज करते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है बास्किंग कर रहा है, यानी कि सनलाइट से अपनी हीट को ले रहा है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब इनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है डियर स्टूडेंट? एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनीज होती हैं। क्रोकोडाइल में, स्नेक में, लिजर्ड में, टोटेरा में यूरिक एसिड होता है, ठीक है। टर्टल में यूरिया होता है क्योंकि वो टेरिस्ट्रियल है। तो इनके पास फंक्शनल किडनीज हैं और इन किडनी को हम मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। जबकि हमने जब फिश की बात की थी, एम्फीबियंस की बात की थी, उनके पास मीजोनेफ्रिक किडनी थी, जबकि उनके लार्वा के पास प्रोनेफ्रिक किडनी थी। रेप्टाइल के पास, बर्ड्स के पास और मैमल्स के पास जो किडनी है उसको हम मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। अब इनका मैकेनिज्म क्या होता है? ज्यादातर रेप्टाइल यूरिक एसिड को सेक्रेट करते हैं। यूरिक एसिड ऑर्गेनिज्म ऐसे
ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को सेक्रीट करते हैं जिनके पास जो वाटर है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो वो वाटर को बचाते हैं और बॉडी को ऐसे यूरिक एसिड को सेक्रीट करते हैं जिनमें पानी कम से कम जो है वो लॉस हो। ठीक है। अब ये यूरिक एसिड को सेक्रीट करते हैं और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में इज टेंड टू पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और नॉन टॉक्सिक यूरिक एसिड जो है वो एग मेम्ब्रेन में इसको डिपॉजिट कर देते हैं, जिसको हमने एलेंटोस कहा था, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो में पॉसिबल है। अब इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्वेटिक रेप्टाइल टेंड टू एक्सक्रीट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेस्ट एज अमोनिया। जाहिर है अगर वो इक्वेटिक हैं तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे, टेरिस्ट्रियल हैं तो वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे, और अगर वो एरिड हैं या फिर ऐसी इन्वायरमेंट में हैं तो फिर वो यूरिक एसिड को सेक्रेट करेंगे। इन शॉर्ट ये तीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो कि डिफरेंट रेप्टाइल अपने हैबिटेट के हिसाब से डिफरेंट वेस्ट को जो है वो बॉडी से वेस्ट आउट एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब इनकी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ज्यादातर रेप्टाइल्स जो हैं वो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल्स के पास पीनस होता है और वो कोलाइका के जरिए अपनी जो स्पर्म है उनको फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन विद इन द कोलाइका होता है। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है, क्योंकि ये ओवीपेरस है, ये एग ले करते हैं और उसके बाद जो है वो एग के अंदर डेवलपमेंट होती है और फिर हैचिंग होती है। इनमें तीन एमनियो ये लेयर्स होती हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। एमनियन है, कोरियोन है और एलेंटोस है। एमनियन जो है इसका काम क्या होता है, इसने प्रोटेक्ट करना होता है। कोरियोन का काम होता है गैसियस एक्सचेंज, और एलेंटोस का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को जो एम्ब्रियो से वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको इसने कलेक्ट करना होता है। अब इनमें कुछ जो रेप्टाइल्स हैं वो ओवीपेरस हैं, कुछ वीवीपेरस हैं और कुछ ओवो वीवीपेरस हैं। डियर स्टूडेंट, ओवीपेरस ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो एग ले करते हैं, और वीवीपेरस ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि जिनमें इंटरनल बर्थ होती है, यानी कि जैसे ह्यूमन के केस में बेबी मदर की बॉडी में रहता है, ऐसे ही कुछ रेप्टाइल का जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर होती है। अब कुछ ओवो वीवीपेरस होते हैं, इसका मतलब है कि ये एग ले करते हैं लेकिन एग बॉडी के अंदर ही रहेगा, डेवलपमेंट भी अंदर ही होगी, लेकिन उसके बाद ये एग को ले करते हैं। ठीक है। तो एग बॉडी के अंदर ही रहे और उसके बाद उसमें डेवलपमेंट और हैचिंग हो तो इसको हम ओवो वीवी पेरिस कहते हैं। जो स्नेक्स हैं वो ओवी पेरिस भी हैं, ओवो वीवी पेरिस भी हैं और कुछ वीवी पेरिस भी हैं। ज्यादातर ओवी पेरिस होते हैं स्नेक्स। ठीक है। अब इनमें पेरेंटल केयर कैसी होती है, जो क्रोकोडाइल्स हैं ये ओविपेरस हैं। क्रोकोडाइल जो हैं ये इनमें बहुत अच्छी पेरेंटल केयर है, ये अपने यंग वन को पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो टर्टल्स हैं ये अपने इनमें कोई पेरेंटल केयर प्रेजेंट नहीं होती। हमने ऑर्डर टेस्टोटीनिया में डिस्कस किया था कि दे हैव नो पेरेंटल केयर। ये एग को ले करते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं कि उनके उनके कोई एग भी इन्होंने ले किया, और अपने यंग वन को भी ये फॉरगेट कर देते हैं। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बगैर डेवलपमेंट होती है, और ये लिजर्ड्स में बहुत डेवलप करेक्टर है। इसके अलावा हमने इनवर्टिब्रेट के कुछ मेंबर्स में डिस्कस किया था इस करेक्टर को। तो लिजर्ड के अंदर पार्थिनोजेनेसिस जो है वो इसका प्रोसेस होता है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।